ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपली नॉट वेरी इजी टू कंप्लीट कि मैं आपको इतना दूंगा। सी, अगर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा तो डिपॉजिट लूंगा। देयर आर ओनली टू डॉक्यूमेंट्स फॉर इवैल्यूएटिंग और असर्टेनिंग द इनकम। थंब रूल ये कहता है कि अगर आपका एक ही अकाउंट है और बिजनेस अकाउंट है तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का समेशंस आते हैं। दैट शुड गिव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ मच इनकम यू जनरेटिंग एंड दैट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू द इनकम टैक्स। या इस मेंटालिटी को भूल जाइए कि वुमेन फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाती। Finance is no hi-fi language which somebody do it. It's major simple plus minus money. Globally giving that thought process, I have to be selfish and mean in saying that बैंक को तो obviously FD देखूंगा मैं, but generally the returns are evaluated taking into consideration the inflation. However, जो छोटे हैं, जो मतलब जिनका छोटा व्यापार है, जो कि इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो फाइल नहीं करते हैं, उसमें भी दो प्रकार का है कि एक आप अगर किसी का स्टेटमेंट निकालें, you will understand how much transactions is either digital or non-digital. Based on that, the evaluation of the contract. हाय हेलो नमस्कार। मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर नवभारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है द जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विवेक कुमार जी। आइए हमारे आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और विवेक जी से बातचीत करते हैं। विवेक सर, सबसे पहले हमारे इस नवभारत नवराष्ट्र स्टूडियो में एंड नवभारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला प्रश्न, कैसे हो आप? पहली बात तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ मुझे आमंत्रण करने के लिए एंड बहुत अच्छा हूँ। गुड टू फील दैट आई हैव कम ओवर हियर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पुरानी और विश्वसनीय बैंक है, भरोसेमंद बैंक है। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। कब से ये शुरुआत हुई और अब तक का जो सफर था एक बैंक का, वो कैसे था? आपने सही कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही विश्वसनीय बैंक है और सही शब्दों में कहा जाए तो वी हैव द मोस्ट लॉयल कस्टमर। वन ऑफ द survey which had taken, it was the bank, central bank, which had the loyalty of most of the customers. It started from 1911, and the genesis of is also very wonderful that the founder of this bank was not given an opportunity to work. That is in 1911. उनने कहा कि चलो ठीक है, आप हमें नौकरी का नहीं दिया तो मैं खुद ही एक बैंक खोलूँ। That is how the formation of the bank took place. Over a period of time, it was the most trusted bank. आपको आश्चर्य होगा कि 1929 में यूनियन बैंक को they had taken under the umbrella for running the operations of that. Subsequently, post the operation viability, यूनियन बैंक अलग हुआ। सेंट्रल बैंक ने बहुत सारी स्कीम्स जो है फर्स्ट की हैं एंड इट वाज द फर्स्ट स्वदेशी बैंक, इट इज़ द पारसी बैंक। सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक के सबसे पहले डले हुए थे, चाहे क्रेडिट कार्ड ले लें, चाहे फर्स्ट सेविंग अकाउंट ले लें या लेडीज सेविंग अकाउंट ले लें। और आज के तर्ज में देखें तो शायद हमारा बैंक ही है जिसने वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए वी हैव द ओनली स्कीम विच इज़ रनिंग वेरी गुड। Though we lost out somewhere in the AQR, we lost out somewhere in the PCA, but now things have turned out. It is one of the booming banks, giving a YOY stupendous profit. Uh, Not only that, the business growth is also something I would not say not in line with the market, but something more ahead of the market. बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज बैंक इतनी विश्वसनीय है और इसकी इतिहास भी इतना बड़ा है। तो मैं शुरुआत करूंगी एक महत्वपूर्ण प्रश्न से कि सभी का एक सपना रहता है कि हमारा खुद का एक घर, और जब घर का सपना आता है तो बात आती है होम लोन की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो होम लोन के लिए दी गई है? हमारे पास दो महत्वपूर्ण स्कीम है प्योर होम लोन रिलेटेड। One is for the normal customer, which we call it decent home loan, and one is towards a women empowerment. And we mean by women empowerment is आप देखेंगे कि पहले वुमेन के नाम पे असेट क्रिएट करना, मतलब महिलाओं के नाम पे घर खरीदना, शायद वो प्रचलन नहीं था। वी मेड दैट अट्रैक्टिव फॉर द वुमेन टू गेट अलाइंड। ये कह लीजिए कि हम लोग ने एक भावना जागृत की लोगों के मन में कि महिलाओं के नाम पे भी घर होना चाहिए, एंड दैट वी कॉल इट सेंट गृहलक्ष्मी। प्रोसेस कैसी होती है? अगर फॉर एग्जांपल एनीवन वांट टू बाय होम, तो अगर उन्हें होम लोन करना है तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? सी, मैं स्टार्ट करूँगा कि कस्टमर कोई भी लोन लेने के लिए
हाउ डू इट कम्स टू नो कि कौन सा बैंक कौन सा लोन दे रहा है, क्या रेट पे दे रहा है। और आप अगर मानेंगे तो लोन कोई भी सारे बैंक देते हैं, but the only USP or dividing the differentiating factor is the rate of interest and the service which it provides. And what I call it service is how much time it takes to turn around one loan into conversion, and during that process how much I'm being associated with you to give the comfort post you have taken it। मैं आपको किस तरह से इन टू वेज लोन सर्विसिंग में आपकी मदद करूं, प्लस आपको मैं और आपके मेरे वॉलेट शेयर में, दैट इज बैंक के वॉलेट शेयर में, हाउ मच मोर प्रोडक्ट आई विल नॉट सेल यू बट आई कैन ऑफर यू फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर फ्यूचर। नाउ देर आर मेनी वेज ऑफ people coming to know the product है। One is the website, other is the bank's own customer which we run a campaigns, third is there are people down in the market who act on behalf of the banks to reach out to the customers, fourth is आपको खुद किसी और से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ने, अभी मैं किसी साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने सेंट्रल बैंक का नाम किसी को रेफर किया है, रिकमेंड किया है। सो दैट इज द फोर्थ वे ऑफ डूइंग इट। जैसे ही हमको पता चलता है, मतलब हमारे पास आए किसी भी चैनल से, मान लीजिए अगर कोई हमारे वेबसाइट के थ्रू या कोई कैंपेन के थ्रू आता है, इमीडिएटली देर आर टू अगेन वेज ऑफ डूइंग इट, वी कॉल अप द कॉल सेंटर्स ऑल्सो, और द ब्रांचेस देयर इटसेल्फ स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम। सो हम आपको कॉल करेंगे, आपकी क्या दिमाग में आपको है, व्हाट इज़ यू हैव इन माइंड टू बाय हाउस, क्या बजट है, किस लोकेलिटी में है, किस कंफर्ट में है, वो सब समझ के देन probably we have builders with us also in a tie-up, we suggest you can look out for that, or if you already have something in mind, we'll say this is what we are offering to you, documents are being given, very minimum bare documents bank takes, once that process is done, bang, disbursement happen. And the fifth missing link which I said is builders also. So the banks mostly have tie-ups with many builders. So the builders also become part of banks uh, partners to promote bank products or to promote banks depending on how much they have got the comfort with the bank. When I say comfort, that means how much they have been helpful in making customer to take the product. मैं थोड़ा अलग प्रश्न पूछना चाहूंगी। आजकल बहुत से हम लोग ने न्यूज़ में देखा है कि बिल्डिंग पे रहने लग गए, दे हैव टू बाय देयर हाउसेस एंड आफ्टर दैट दे कम टू नो कि ये इलीगल बिल्डिंग है। तो जब ये लोग प्रोसेस करते हैं होम लोन के लिए, क्या बैंक भी उन्हें सपोर्ट करती है बताने के लिए कि ये बिल्डिंग का अगर आप लोन दे रहे हो, दिस इज इलीगल और लीगल, और दे आर आल्सो विद द पार्टनर्स जो बिल्डर्स होंगे सर। देखिए, दो प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग इलीगल है या लीगल है। सबसे पहले जब रेरा एक्ट आया था, so that is the only way to ascertain। if you go to Maharashtra RERA site also, you go to any builder, you go to project, वहाँ पे सारी डिटेल्स आएगी प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, कब तक के रेरा की वैलिडिटी है, कब तक के कंस्ट्रक्शन होगा, व्हाट आर द अम्यूनिटीज, व्हाट आर द कॉस्ट, एवरीथिंग। सब्सिक्वेंटली व्हेन इट कम्स टू अस, हम लोग भी due diligence करते हैं। So we also go and find out the land records, the development, the ownership, everything। Based on that, the loan is sanctioned। If at that stage बैंक को पता चलता है कि there is any small legal problem which may hamper the customer in servicing the loan and also being a loyal customer to us, we don't sanction। We convey them to back, ये प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, प्लीज डोंट गो अहेड। व्हिच इज वेरी नाइस कि पहले ही उन्हें जागरूकता दी जाती है, अवेयरनेस दिया जाता है। सर जैसे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा था, वी हैव सीन इन मेनी एडवर्टाइजमेंट इन प्रमोशंस आल्सो, हर बैंक के अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो सेंट्रल बैंक इंडिया के कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो कैसे बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर विच डिटरमिन्स योर thinking process to buy a loan। Now, at the stage of buying, it is the quality of the response, the quality of the communication with from the branch or the bank to the customer, plus to make him comfortable in terms of the whole process and the time which it takes,
इज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसलिए आप देखेंगे कि हर बैंक के डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है. एंड यहाँ पे एनबीएफसीज भी हैं जो ज़्यादा चार्ज करती हैं, बट स्टिल दे हैव अ प्रेजेंस इन द मार्केट, दे हैव अ वॉल्यूम. हमारा जो रेट है, इट्स वी बेसिकली, अगर आप देखेंगे 2022 ऑनवर्ड से, आई वुड be taking a pride in saying that the bank has been spearheading many of the ecosystem changes in terms of rate of interest, in terms of the turnaround time, in terms of reaching out to the customers. एंड हम लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट अनुमन सारे बीएससी बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अनुमन वन एंड सेम होते हैं. डिस्पाइट दैट, अगर मान लीजिए किसी का 5-10 पैसा बढ़ा भी है, अगेन द सेकंड फैक्टर कम्स इनटू पिक्चर कि मैं कितनी जल्दी आपको लोन सैंक्शन कर डिस्पर्स करता हूँ. आप देखेंगे कि नॉर्मल होम लोन मैक्स टू मैक्स 11 से 15 साल में ख़त्म हो जाता है. दैट इज़ हाउ द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पीपल एंड द कैश इन हैंड दे हैव, दे सर्विस द लोन. सो दैट इज़ अ रीज़न, इवन दो मैं अगर उस रेट 5 पैसे को अमोर्टाइज करता हूँ, बट द काइंड ऑफ सर्विस दे वांट, मेरे को आज अगर कार खरीदनी है मान लीजिए, मेरे को आज आप अगर लोन नहीं देंगे, 2 दिन बाद देंगे, दैट डजंट मेक अ सेंस. सिमिलरली होम लोन में ऐसा ही है. सो हमारा रेट जो है, वी हैव टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेट, गृहलक्ष्मी विच इज फॉर द वुमेन एंड द नॉर्मल होम लोन. सेल्फिश कह लीजिए हम लोग को कि हम वुमेन की तरफ ज़्यादा पक्षपात करते हैं और उन्हें अग्रसर करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं कि आप घर की ओनरशिप में हिस्सेदारी रखिए. सो वी हैव अ स्लाइटली लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द वुमेन होम लोन रादर देन नॉर्मल होम लोन. तो आप नारी शक्ति को बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ, व्हिच इज वेरी गुड. यकीन मानिए कि हमारा पोर्टफोलियो जो गृह लक्ष्मी का है, इट ऑलमोस्ट कंप्राइज मोर देन 60% of the total sanctions we do on a year on basis. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा कि बहुत अलग-अलग रहते हैं सभी बैंक के, पर ये क्यों रहते हैं सर? एक ही अगर प्लेस है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग-अलग क्यों? Rate of interest is simply not very easy to compute कि मैं आपको इतना दूंगा. सी, अगर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा तो डिपॉजिट लूंगा राइट. या मार्केट से पैसा उठाऊंगा. अगर मैं डिपॉजिट लूंगा और मार्केट से पैसा उठाऊंगा तो मेरे को उस पर ब्याज देना पड़ेगा. मान लीजिए अगर मैंने आपसे डिपॉजिट के तौर पे लिया, डिपॉजिट के लिए सेम सेविंग अकाउंट मिल गया, तो आज अनुमान में अगर आप देखेंगे तो कोई 2%, 2.25%, पहले 3.5%, 3-4 भी मिलते थे. तो अगर मैं आपको मान लीजिए मोटा मोटा 2% भी आपको ब्याज देता हूँ मैं सेविंग पे, उसके ऊपर मेरी खुद की कॉस्टिंग होगी, जो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स होंगे, हर बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन के बस एक मार्जिन होगा, वो सब कैलकुलेट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है. अब अगर आप समझिए बैंक एंड बैंक भी है, बैंक ए के पास जो हम कहते हैं कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, अगर उसका प्रतिशत ज़्यादा है वनस्पत दूसरे डिपॉजिट का जो कि ज़्यादा महंगा होता है, आप ले लीजिए टर्म फिक्स डिपॉजिट या सीडी ले लीजिए, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है, बिकॉज उसको ब्याज कस्टमर को उसके डिपॉजिट में कम देना है. आज करंट अकाउंट में मेरे को 0 पैसे देना पड़ता है आपको. आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ द इंटरेस्ट रेट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द वैल्यूड सर्विस विच आई हैव टू प्रोवाइड ऑन द एनी लाइबिलिटी अकाउंट. अगर मैं, मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, जिसमें से पूरे 10,000 करंट अकाउंट में है, मेरे को 0 ब्याज दर देना है, तो मेरे को जब 0 देना है तो मैं अगर अपना प्रॉफिट प्लस ऑपरेशनल 3% भी लगा लूँ तो मैं आपको 3% पे लोन दे सकता हूँ. अगर मैं सेविंग, अगर मेरा पूरा सेविंग में 10,000 पड़ा हुआ है और मान लीजिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा हूँ और 3% अगर उस पर डालते हैं तो 5% की ब्याज आती है. This is how the rate of interest is determined based on the composition of the deposit you take from the customer on the market or the intermediaries, which is government we कह लीजिए. Then you add your operational cost, then you add your margin to it. Taking a call of 30 years down the line, you compute this is what the viability of the product will come out in terms of the interest also and in terms of the profit also. That ये is how it पूरा is done. कैलकुलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे. सर फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट हाउस ले रही हूँ, not people like the girl or boy, man or woman, we are just buying a first house. तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या सुविधा है जिसका लाभ उठा सकते हैं?
जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वैसे कौन सी योजना है? देखिए, आप और हम अगर आ जाएँ तो मिडल क्लास फैमिली में आते हैं, यस। and we don't come under the fold of the government scheme, unfortunately for us, but fortunately for others who actually deserve it. आपने जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, basically it is for the affordable segment. For you and me, affordability of a house in affordable segment का अलग होगा, for them अलग होगा. हो सकता है आपके लिए मेरे लिए 1 करोड़ इज द अफोर्डेबल सेगमेंट, बट जो लोअर मिडिल क्लास है हो सकता है उनके लिए 25 30 से 40 लाख इज अफोर्डेबल सेगमेंट. दैट इज वेयर द गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड टू प्रमोट. एंड आप देखेंगे जो स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना है, या अभी एक और स्कीम लॉन्च की है उन्होंने EWS LIG के लिए. Those all schemes are for the affordable segment, ओके। considering people either who don't have a regular source of income, जिसको हम कोई लोन नहीं देते हैं, or the people who have regular source of income but not very high to be able to take big ticket size loan. प्राइम मिनिस्टर आवास में भी क्या है कि मान लीजिए पहले जो निकली थी, अनुमान 2 लाख 2,60,000 की सब्सिडी आपको मिलती है, यस। बट उसमें क्या होता है कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच यू हैव टू फॉलो. यू शुड हैव अ मिनिमम और मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया होता है, प्लस द साइज ऑफ द हाउस इन टर्म्स ऑफ कार्पेट एरिया, दैट इज ऑल्सो देयर. अगर हम EWS लेंगे तो EWS में there are two different segments, EWS LIG, and those are basically catering for people who have no regular source of income. अगर पान की दुकान वाला है, he doesn't have a income tax, he may not be paying income tax, or he doesn't have a regular source. But ये जो डिजिटल का इकोसिस्टम चेंज हुआ एंड जो रेवोल्यूशन आया, ही मे हैव एन UPI. सो UPI ट्रांजेक्शन से कैश आ रहा होगा, so that is coming to his account. So we take a certain portion of the credits coming to the account through a digital channel to evaluate that this could be his regular income coming out of that. ओके। And on that basis, we calculate how much is eligible for a quantum of a loan. ओके, यही मेरा सवाल था नेक्स्ट वाला कि जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, आज स्टार्टअप है, बिजनेस है, एवरीवन आर डूइंग देयर ओन बिजनेसेस। तो जब हम लोग होम लोन लेते हैं तो मेन प्रोसेस आती है कि आपको आपकी सैलरी स्लिप सबमिट करनी होती है लास्ट 3 मंथ्स वर्किंग। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं या बिजनेस वूमन, उनके पास ये नहीं रहता, तो उनके लिए ये प्रोसेस कैसी होती है? Salary is not the component to understand कि आप लोन ले सकते हैं, because there are two classes. Okay. One is service oriented, other a business. Business could be well established, a startup, an entrepreneur, or a business which is a very small business. हम जिसको कह लीजिए कि प्लम्बर कह लीजिए, या मैकेनिक कह लीजिए, या पान वाला कह लीजिए. नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, उनकी अगर हम उसमें भी 2 क्लास कर ले, मान लीजिए एक मोटा मोटा क्लास सर्विस में जो कि छोटे तबके का है, छोटा सा उसका है, he may not be coming in income tax bracket. सर्विस वाले जिनका एस्टैब्लिश सर्विस है, या जो स्टार्टअप्स हैं, या जो MSME यूनिट्स हैं, दे विल हैव अ इनकम इक्वल टू द टैक्स पे जो इनकम ब्रैकेट में आते हैं. सो बैंक्स क्या करता है कि दे डोंट रिलाई ओनली ऑन द सैलरी, बट दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स. सो अगर कोई बिजनेस वाला है तो वी आस्क हिम टू गिव अस 2 years इनकम टैक्स रिटर्न्स बेस्ड ऑन द इनकम विच इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर, द क्वांटम इज डिसाइडेड. हाउएवर जो छोटे हैं, जो मतलब जिनका छोटा व्यापार है, जो कि इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो फाइल नहीं करते हैं, उसमें भी 2 प्रकार का है कि एक आप अगर किसी का स्टेटमेंट निकालेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच ट्रांजैक्शन ही इज डूइंग, आइदर डिजिटल और नॉन डिजिटल. बेस्ड ऑन दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द क्वांटम हैपेंस. यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो भी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब मोटा मोटा अगर आप GST पेंगे मान लीजिए, and it's a regular GST returns अगर फाइल कर रहे हैं, we can compute, we can take a certain portion of the GST as a probable income which you can derive out of it. That can also be one of the factors to it. तो कौन से दस्तावेज है जो इन्हें चेक करने चाहिए, इनके पास है या नहीं है? अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कि ये कागजात जो है या ये दस्तावेज है जो इम्पोर्टेंट है फॉर दी होम। There are only 2 documents for evaluating or ascertaining the income. One is the income tax HSF, यस। which is another is the salary or the Form 16. ओके। सैलरी प्लस फॉर्म 16 भी लेते हैं. नाउ जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, दैट गिव्स सफिशिएंट प्रूफ दैट ही इज एक्चुअली अर्निंग,
एंड हम लोग फिर क्या करते हैं कि 2 साल का भी अगर हम लेते हैं, वी टेक द इनकम टैक्स रिटर्न्स, वी ऑल्सो इवैल्यूएट द ट्रांज़ैक्शन व्हिच इज़ डूइंग द अकाउंट। थंब रूल ये कहता है कि अगर आपका एक ही अकाउंट है और बिज़नेस अकाउंट है, तो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का समेशंस आते हैं। दैट शुड गिव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ मच इनकम यू आर जनरेटिंग, एंड दैट इज़ गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू द इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत बार ऐसे होता है, दिमाग में रहता है कि होम लेना है, घर लेना है, होम लोन लेना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत बड़ी लंबी होती है और बहुत ऐसे डिफिकल्टीज रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, या हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए कैसी ये प्रोसेस करती है और ट्रांसपेरेंसी और इजी तरीके से कैसे होती पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक हुआ कह लीजिए या जो एक डर कह लीजिए, कि कोई भी लोन लेने के लिए प्रक्रिया बहुत सिंपल है। फॉर यू इट मे बिकम cumbersome if the banks or institutions ask you for certain documents. For you it may become cumbersome because you want to take a loan but you're not eligible, but you're trying to understand that I want to take a loan. है? Okay. However, it is very simple. And I'll tell you, not only me as central bank but any bank institutions, बहुत few documents लगते हैं, and subsequently I'll come out how you can take it. दो bare minimum जो मैं आपसे मांगता हूँ वो income tax return, Right. salary sheet. If you're salaried, I'll ask for Form 16 also. 7.5 लाख के ऊपर अगर आपकी आ रही है तो obviously you are mandatory that you have to give Form 16. That gives me enough idea. वो मेरे को मिल गया, then I'll ask you for your due diligence part, which is कहाँ रहते हैं आप, कहाँ employment करते हैं, certain liabilities कि आपके पास क्या क्या है, if you are a sole borrower, that's the only information about. This is for the due diligence part कि मैं आपको आपकी credentials, आपके एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ रहते हैं वो ये चेक कर लें। अगर मेरे को आपके क्रेडेंशियल्स चेक करने कि आप जहाँ रहते हैं, तो देन यू मे ऑल्सो गिव मी अ टेनेंट एग्रीमेंट, यू मे गिव मी ए लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। बिजली का बिल होता है, टेलीफोन का बिल होता है, आधार गिव्स KYC काइंड ऑफ अ थिंग। Employment verification के लिए once you said you're working there, each bank there are two ways of doing it. Either I fetch the data from EPFO to understand that आप काम कर रहे हो, तो it will give me which organization coming. Though there will be a time lag once the employee leave the job, तो वो immediately reflect नहीं होता है. Other is my physical inspection which I do, जाके वहाँ देखूंगा कि आप काम करते कि नहीं करते हैं. For the income part of it, Form 16 as I said, and the IDR or the income tax returns which I am taking from for the non-salaried people. Apart from this, if you're salaried, I'll go to your Form 26AQ, which gives for me an idea how much TDS is the employer deducting from you. Okay. So that will give me a corroboration of the salary component which is coming. These are the internal process. We'll ask for you the documents, you submit it. We take a minimum period of say 3 to 4 5 days. That's it. अब आता है जो आपको घर खरीदना है। ऑब्वियसली जो पहला प्रश्न आपने पूछा कि आपको मैं कैसे कंफर्ट में, सेफ्टी में रखूं कि आप जो घर ले रहे हैं, जो संसार बनाना चाहते हैं, वो टूटे ना। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम जो आपको घर लोन दे रहे हैं, सी वी आर नॉट इंटरेस्ट, वी आर योर रीपेइंग कैपेसिटी इज अ मोटिव सो वी कैन सर्कुलेट द मनी, बट दैट इज नॉट द ओनली मोटिव। द अदर मोटिव इज दैट आपका सपना साकार हो, घर में आप रहें, घर में आप जिस घर में उसको और बड़ा करें। सो दैट मीन्स वी हैव टू बी सैंक्शनिंग अ लोन विच इज अ जेन्यून लीगल। सो वो सारी तहकीकात करते हैं, प्लस वी ऑल्सो डू अ वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड जो वैल्यू बिल्डर आपको बता रहा है वो वाकई में उसके हिसाब से है कि नहीं। दैट्स इट। Okay, so in the process of document checking. So for example, अगर किसी ने घर पहला घर लिया, he did everything, home loan sanction हो गया, house start हो गया, and he's not completed his home loan criteria, जैसे कि 10 साल उन्हें पे करना है, so उसने 4 साल पे कर दिए, then he is not able to pay the amount home loan. फिर वो जो अकाउंट है या वो जो डिटेल्स है वो कैसे जाती है बैंक में? नहीं, सी आपने बोला कि 4 साल लोन लिया, हाँ. then he has a phase of Yes, and he failed. a distress phase for him that is not able to pay. You see, there are two perspectives. One is the borrower, Okay.
The other is the global entity. And I'll say why global entity. आप borrower हैं, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो bank has not given you money not to pay, so it becomes an NPA in the books of account. Okay. So वो मेरे लिए NPA है, मतलब it's not earning me any money on that. सवाल वहाँ नहीं खत्म होता, बिकॉज मेरे को प्रोविजनिंग करना पड़ता है. Right. मैं प्रोविजनिंग करता हूँ उतना पार्ट मेरा इनकम, ये लोन तो इनकम नहीं दे रहा है, हाँ. वो प्रोवाइड किया वो भी इनकम नहीं दे रहा है. अब मैं आपको बाध्य करता हूं एक दूसरे तरीके से कि आप कहीं और जाके लोन ना लें, दो ग्लोबल में पता चले कि आपका खाता भी एनपीए है. सो दैट इज वन वे ऑफ सेइंग, मेकिंग अ प्रेशर ऑन यू ऑल्सो. इट्स अ पीयर प्रेशर कि दुनिया को पता चलेगा आपका एनपीए है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ लोन, सो योर क्रेडिट वर्दीनेस विल गो डाउन. Right. That is we call the credit rating agencies, which are the bureau agencies. So उसमें data periodically all lending institutions mandatory as per the RBI to upload the data of the customers, which then gets populated into them and a credit score is coming out. अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया कि क्रेडिट स्कोर होता है. अगर किसी बंदे का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है एंड ही रिजॉल्व एवरीथिंग हैपेंड एंड ही वांट टू बाय अगेन अ हाउस अ होम, तो क्या उसे होम लोन मिलता है? देखिए, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो रेंज होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 600 to 900. 700 के नीचे we call it a subprime credit score. Subprime definition come out from the subprime crisis which happened, and we call it a borrower not credit worthy enough for us to evaluate whether you want to give a loan or not. And rate of interest is inversely proportional, or I would say not inversely, I'll say directly proportional to your credit score. Higher the credit score, so you will have a lesser rate of interest. That's the reason initially I said inversely. I'll tell you the reason why. अगर मेरा 800 का स्कोर है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट गिव यू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, 11%. So उसका इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू इट बिकम्स डायरेक्ट, बिकॉज मेरा स्कोर अच्छा, तो मेरे को अच्छा रेट मिलना चाहिए. सो द हायर द स्कोर, द लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू. और एक बार अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ती है, इवन दो इफ यू, मान लीजिए आपने लोन आज 3 महीने नहीं पे किया, इट बिकम्स डिफॉल्ट एनपीए, सो स्कोर कम होगा. दे विल कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग इन योर ब्यूरो. आपका एक खाता डिफॉल्ट में था, हमको पता चलेगा, नो मैटर आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए, बट फॉर मी यू बिकम अ डाउटफुल कस्टमर. सो आई विल एवेल्युएट कि आपको पे लोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए. नाउ कम्स द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट. वी विल फर्दर ड्वेल इनटू आस्क यू व्हाई यू फेल्ड इन पेइंग द लोन. देखो, मेरे मल्टीपल रीजंस. नौकरी चली गई, घर में कोई बीमार था, he was out of India. There are many reasons. Once we understand that was a genuine reason, we take a call and give it. But if the customer is not able to convince us for, for what reason he has not paid, normally banks don't lend. Even if they lend, the rate of interest becomes a factor. तो ये क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. Credit score is very very important for not only lending purpose, for any purpose. अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेने जाएंगे, it will be a factor for you to determine क्या है. इससे क्या, अगर मैं होम लोन एक बैंक में से मैंने लिया है, तो ये बैंक में से मैं लोन ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या? फॉर एग्जांपल अगर गारंटी एक अकाउंट में है बैंक में, फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कैन आई ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर? It's very simple. ओके. If we call it takeover loan, मान लीजिए आपने HDFC बैंक से लिया है. चलिए मैं आपको बोलता हूँ NBFC से लिया है. NBFC चार्ज स्लाइटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. Your loan is coming at a cost of around 13% for you. दो आपके स्कोर अच्छे सब कुछ है, and I'll take a bracket of 775. That point of time they give it 13%. आज 775 पे आए, सेंट्रल बैंक में भी ऑफरिंग एट 765, 755. The difference of almost 8%, 6%. Now you have to evaluate, because अगर आपका मान लीजिए 5 साल हो गया, you think that you will repay in 15 years. So 10 years का जो आपका interest outgo है, vis-a-vis the expense which you're going to make right now of, in terms of saving, how much it comes to you. You come to a same process. We remit the loan amount to the NBFC. Your loan is closed there. And you can hop up from one bank to another. Okay. But there's always a cost to it. Understand?
आप जब लोन किसी से टेक ओवर कराते हैं, देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड विद दिस, द बेसिक कॉस्ट वी कॉल इट, जो डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं हमें, जो घर की प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, प्लस घर की वैल्यूएशन, दैट्स द मेजर कंसिडरेशन व्हिच कम्स, So that वो was होता है। mandatory. वो बिकॉज मैं आपका घर, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। Right. अगर मैं वो प्रॉपर्टी का तहकीकात कर रहा हूँ कि लीगली ठीक है कि नहीं है, प्लस उसकी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्टिंग है कि नहीं है, दैट्स अ टू थिंग विच वी आर डूइंग, अ स्पेंडिंग विच यू आर डूइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, दैट्स द ओनली कॉस्ट व्हिच कम्स। से क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, अगर वो होम लोन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कितनी सैलरी दोनों की होनी चाहिए, एंड दे कैन थिंक दैट दे कैन गो फॉर द अप्लाई फॉर द होम लोन, या कुछ टिप्स और सजेशन क्या देना चाहेंगे, एनी 5 टिप्स और सजेशंस? सी सैलरी अगर आप देखेंगे तो अगेन यू हैव टू थिंक हाउ मच बिग होम यू वांट। यस। अगर मैं अफोर्डेबली सेगमेंट में जाऊँ, हम्म। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 40 से 45 लाख का लोन ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years is sufficient for anybody to start with. Frank Knight की जो अभी रिपोर्ट्स है, it says that the affordable segment has gone down. I think last year it was 29% of total homes which were sold, it has now become 25%. Average ticket size घर का जो है 1 crore तो कॉमन हो गया है। So it depends on you how much in disposable income you have in hand, what are your priorities. But I would suggest home is at any point of time the first thing which you should think, instead of splurging, instead of thinking of any other leverage or loan for any other thing. Car I will not suggest, because it's not an asset for you, but home is an asset for you. Now I move ahead to our next main, that is Griha Lakshmi योजना। मैं जानना चाहूंगी कि इसका मेजर मिशन क्या है इस सभी के पीछे? इसका मिशन एक ही था, एंड आई मस्ट थैंक और द बैंक मस्ट थैंक देन former MD and CEO Mr. Rao, MV Rao, who it was his genesis basically, कि वुमेन को असेट क्रिएशन के में उनको पार्टिसिपेट करवाना। एंड शायद हम जैसे मैं भी कह लीजिए, आई वुड वाइल बाइंग ए हाउस मैं अपने नाम ही लेके चलूंगा, मान मोट अनुमान वही होता है। So we wanted to incentivize you to think how you can bring your wife into the fold of asset creation. That's the only motto, which we call it women empowerment. It started somewhere in October 2022. I think November 21, I believe. From there on, it has taken shape. And आज अगर मैं टोटल होम लोन मानिए 13-14 हज़ार का करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 60% इज माय गृहलक्ष्मी। कितना अच्छा है सर। एक जमाना था जब हम कहते थे कि पापा का घर, आज इस योजना से हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा घर है। हमारा घर है, या मम्मी के नाम पे भी घर है। क्या इसके बारे में अवेयरनेस दिया जा रहा है, यानी बहुत से आज भी मैं कहूँ कि ऐसे ग्रामीण भाग है या एरिया से जहाँ पे उन्हें पता नहीं होगा कि ये सारी योजना उनके लिए बनाई गई है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई उन्हें बताए ऐसे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वी हैव गॉट द मोस्ट लॉयल कस्टमर्स, और यकीन मानिए कि गृहलक्ष्मी का मेरे नज़र में पिछले 3 साल में ऐसा कोई प्रमोशनल कैंपेन हमने नहीं किया है कि लार्ज स्केल में लोगों को बताए। इनफैक्ट our customers are promoting our product. We don't need any brand advertisement on that. They are giving their good feedback and they are Absolutely. spreading. सर कौन से ऐसे कोई, यानी जैसे कि फाइनेंस, गृहलक्ष्मी योजना यानी ये फाइनेंस आ गया, बहुत बार हम महिलाओं को या वुमेन्स को पता नहीं रहता कि कैसे वो फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसे फाइनेंस के तरीके या कुछ ऐसे इसी के बारे में अवेयरनेस कुछ देती है, या अगर फॉर एग्जांपल मैंने गृहलक्ष्मी योजना मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शुरुआत की है, तो इसके अलावा मुझे फाइनेंस मेरा कैसे मैनेजमेंट करना है, ऐसे कोई टिप्स या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है? देखिए, सबसे पहले टिप तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस भावना को या इस मेंटालिटी को भूल जाइए कि वुमेन फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाती है। दैट इज द बाउंड्रीज विच we probably have created. Finance is no hi-fi language which somebody do it. It's major simple plus minus ganit hoti hai, and it is very easy to understand. And the women participation in the total ecosystem
whether it is business or the service, the board participation has increased drastically. So you can appreciate finance is no Greek to any women. अब हम अपने बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक की, there are two asset and liability हम कहते हैं. On a liability side, even we have got women oriented schemes also. On the asset side also, asset means I'm talking a loan. In fact, government की एक scheme है Stand Up India also, which actually promotes the women entrepreneurs to come into that ecosystem, and we provide, government provides subsidy, the rate of interest is also a factor. Griha Lakshmi is one which we come out. We used to had education loan, maybe we used to provide some concession, which we stopped because our rate of interest become so affordable for anybody that we have discounted on that. This apart, we have one more scheme which we had, but we gradually have closed. But there's one more scheme which Sent Vahani करके थी, which promoted women to own a four-wheeler or a two-wheeler. We still have one scheme which is for the girl child, for the child who wants to go to the coaching institute or college. We are giving them a two-wheeler loan. So that is there for the girl child. Women के लिए we have this home loan. Sent Vahani we had a good traction on that, but gradually I think शायद फियर साइकोसिस के लीजिए आप लोग का, या आप लोग का आप मतलब it's not that asset which will give a value to you, probably you would not have much participate into buying four wheelers. से गृहलक्ष्मी योजना, जैसे हम लोग ने होम लोन के बारे में बात की, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो सबमिट करने चाहिए, प्रोसेस कैसे होगी। फॉर द सेम थिंग गृहलक्ष्मी योजना, व्हिच आर द मेन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं और इसकी प्रोसेस कैसे होगी? Two or three documents are on a credential check will require your KYC. Your existing customer don't take it. If you are a new to the bank customers, will take your credentials, a KYC, a CKYC number for a download of the this thing. Then on the employment, you give your employment clear, that the something which we needs your Form 16 and ITR. Or if you're a business, we want an income tax return. These are three basic documents. Fourth will be your land papers, and fifth is your credit score. So for a credit score, you will have to give me a consent to pull the credit score from the bureau company. That's it. No other documents. क्या कहेंगे अब तक कितने महिलाओं ने या वुमेन्स ने इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से गृह लक्ष्मी योजना का लाभ उठाया है, और कोई एक्सपीरियंस आपने? मोटा मोटा अगर मैं 13,000 कस्टमर बोलूँ, अगर 13,000 लोन सैंक्शन करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 7 7,500 या 7,500 के आसपास आई एम गिविंग इट टू वुमेन. Very nice. So now move ahead to our next loan, that is education loan. बहुत important है. So Central Bank of India education loan के लिए कौन सी योजनाएं हैं, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी. प्रोसेस हर लोन के लिए सिंपल है, Same, जो documentation. बहुत सिंपल है. एजुकेशन लोन, I can take a pride in telling you that we work in education in a very niche segment, and almost more than 50 55 60% of my education loan every year comprise of niche segment only. When I call a niche segment, not saying that we don't cater to the general students also. uh, we have been very aggressive in the education loan for the IIMs and the premium institutes. अगर मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट having a branch of X Bank, where making an entry into that institution for another bank was next to impossible. For year on year basis, my people not being in the branch, हो सकता है वो 3 4 किलोमीटर दूर है वहाँ से, but still we have eaten up almost 60% of the kitty of the education loan of that bank and we sanction it. Very nice. So education loan में ऐसे होता है, for example, अगर मम्मी डैडी नहीं है किसी के and he wants to study and go to abroad, तो उसके लिए प्रोसेस कैसे रहेगा? See, I tell you, education loan normally, again, it's a government promoted, I would say, scheme, not in terms of subsidy and all. That's a different segment altogether. Though subsidies provided, but the intention of the government is that every student, every child should be able to get admission into a college to fulfill his dream.
Very simple quote example: we have given a loan to a tribal student, not having an income. Father is not the only mother थी. She was a laborer, and he had gotten admission with a premium IIMs. So what government has done is that they have created a portal called PM Vidya Lakshmi. Okay. Earlier PM Vidya Lakshmi did not had colleges bifurcation. मतलब वहाँ पे कोई भी बच्चा जो है पोर्टल में जाके अप्लाई करेगा, he can choose a bank which he wants to, he and then application his credentials will land to that bank, then bank will follow with this student or the student will come and tell मेरा आया है, and we do the processing of the loan. मान लीजिए अगर मैं आपको 1 करोड़ का लोन देता हूँ मैं, और आज स्टूडेंट हैं आप, सो योर generating income capability will start maybe 2 years if an AMS, or an average 4 years if you're in a MBBS or a engineer. So I'm taking a call on your capability to generate a future X income. So that becomes my ask to understand whether you will be able to do it or not. So banks were too, I would not say miser, but they were too calculative in terms of giving a loan. So maybe we missed out somewhere some student on that. But then government has now come out with called PM Vidya Lakshmi, which is almost 920 or 910 or so-called high quality education institutes where the student doesn't have to be any collateral. See, again, there are three segments for any institution. We call it RAM. अगर लोन की भाषा में देखें तो दो ही सेगमेंट हैं, एक रैम और एक कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट क्रेडिट इज फॉर द कॉर्पोरेट एडवांसेस, हम उसको छोड़ देते हैं. हम जब रैम की बात करते हैं, रैम में आर स्टैंड्स फॉर रिटेल, विच इज एज पर आरबीआई पर्सनल. दे कॉल्ड पर्सनल लोन. पर्सनल लोन आपकी भाषा में अलग है, उनकी भाषा में अलग. आई कम डाउन टू व्हाई. देन कम्स द ए पार्ट विच इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, and M comes MSME. Why called personal for you is different, for RBI is different. RBI takes all loan which you consume in a personal capacity. Personal loan plus 1.5 crores. होम लोन ले लीजिए, व्हीकल लोन ले लीजिए, मॉर्गेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए, या पेंशन लोन ले लीजिए. पर्सनल, these are personal loan. For you, personal loan is a personal loan. So these all loans which central bank provides on the retail segment. Agriculture is for the farmers, for the farmers producer organize anything which is linked to the agriculture sector, the farmers or the intermediaries, to in terms of production credit or investment. I say investment means हो सकता है horticulture हो सकता है poly house हो, these are all, or maybe you call it dal mills, you call it cold storage. बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज की इस एपिसोड में हमने पूरे लोन स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करनी, पूरी अच्छी चर्चा हो गई. जाते जाते एक सवाल पूछूंगी. आज बहुत फाइनेंस के लिए सब टेंशन में रहते हैं कि आरडीज करे, एफडी में इन्वेस्ट करे, गोल्ड लोन में इन्वेस्ट करे, या एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स है. तो बिंग जीपी, द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या सजेशन देंगे? देखिए, आपने ये जो प्रश्न पूछा, इट्स अ वेरी डिलेमा प्रश्न, बिकॉज आई कैन नॉट बी globally giving that thought process. I have to be selfish and mean in saying that बैंक को तो obviously FD देखूंगा मैं, but generally the returns are evaluated taking into consideration the inflation also, and कोई भी rate of interest is determined on the demand and supply. अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, फ्लोट है, तो सुविधाएं आपको है. सिमिलरली अगर मेरे पास, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, जिसको हम सरप्लस कह लीजिए, सफिशिएंट कह लीजिए, एंड गिव यू द डेफिनेशन सरप्लस आल्सो, तो मैं आपको जो ब्याज दूंगा आपके डिपॉजिट को कम दूंगा. अगर मेरे पास पैसा सरप्लस नहीं है, आई एम स्कैर्सिटी ऑफ मनी एज इन अ बैंक, एंड आई एम टेलिंग, आई टेल द डेफिनेशन ऑफ सरप्लस स्कैर्सिटी, then I'll be looking to generate more deposit for giving a loan. As a bank मेरा दो ही काम है, पैसा लेना, पैसा देना. प्राइमरी फंक्शन वही है. तो जो मैं आपसे पैसा लेता हूँ मैं, और जो मैं आपको लोन में देता हूँ, सो दैट हैज़ टू बी इक्वल. मोटा मोटा परिभाषा में, अगर पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ और मैं लोन कम दे रहा हूँ, तो वो सरप्लस कहलाता है. अगर पैसा ले रहा हूँ बट मेरी जो ग्रोथ है
डिपॉजिट की वो कम है एडवांस की ग्रोथ से। मान लीजिए मेरी ग्रोथ 10% है डिपॉजिट्स की, बट मेरी ग्रोथ क्रेडिट की एडवांस की 20% है, 10% गैप आ गया। वो 10% के गैप को फिल करने के लिए आई हैव टू अगेन टेक मनी फ्रॉम यू। सो आई हैव टू एंटाइस यू इन टर्म्स ऑफ गिविंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट मेरे पास 10% हो जाए। दैट्स कॉल्ड सरप्लस एंड scarcity in our definition. Uh, but for a general public, uh, fixed deposit has become out of flavor now. Though it is, मोटी मोटी भाषा में कोई भी आपको जो इन्वेस्टमेंट का गाइड देगा वो आपको दो ही चीज़ बोलेगा कि एक पैसा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो हैंड इन कैश होना चाहिए। हैंड इन कैश मतलब जरूरी नहीं हाथ में हो, जो आप इमीडिएट लिक्विडेट कर पाओ फॉर एन इमीडिएट नीड। दूसरा जो बचता है दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू डू। And when I say long term is, then you can look for better avenues, but that cannot be liquidable immediately. मान लीजिए अगर आपको अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो कैश कहाँ से लाएंगे? वो आप तो इक्विटी शेयर तो बेच नहीं पाएंगे, मान लीजिए संडे का दिन शेयर नहीं बेच पाएंगे, म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाएंगे, लोन ले नहीं पाएंगे। सो दैट वी कॉल इट कैश इन हैंड, या तो डिपॉजिट में हो या हो, वो पोर्शन होना चाहिए। देन रिमेनिंग market may, if you are if you have got sufficient time for it to understand the market, read the market, know the nuances of the companies, then you can look for equities. But for people who are don't have sufficient time, they should depend on the intellectual part of the people who are actually into that business. That is called mutual fund. So SIP is always better because it averages out the risk to give a return also. Thank you so once again for coming here. बहुत अच्छी हमारी आज की मुलाकात रही and thank you for giving your valuable time and giving us all the tips and suggestions about the home loan, Lakshmi loan, or your education loan, or other loans. Thank you once again from Navbharat. Thank you very much. I must thank Bharat कि आप लोगों के साथ बैठ के we could do this podcast, and hopefully podcast becomes an event for a promotional event for me also as a bank, so that the customers know and come to us. आज का ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और ऐसी और मुलाकातों के साथ और पॉडकास्ट के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए हमारे नवभारत इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।